हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली एचपीयू बीएड एंट्रांस 2017 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन डिराइव होते हैं तो आपको आने वाली एग्ज़ाम एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एच पी यू बी एड एंट्रांस के रिलेटेड 70+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। वहां पर आपको सभी सेक्शंस, नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एचपीजी के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहां देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आपने करना क्या, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 91 में बोला गया है कि द प्रोजेक्ट मेथड वाज एडवोकेटेड बाय, परियोजना विधि का जो समर्थन था वो किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परियोजना विधि का जो समर्थन था वो जॉन डीवी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम 2017 का एच पी बी एड एंट्रांस में पूछे गए क्वेश्चन जो थे नेशनल कमीशंस और कमेटीज़ ऑन एजुकेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। कुल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपने इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट से जरूर बना लेने हैं। तो परियोजना विधि का जो समर्थन था वो किसने किया था, वो जॉन डीवी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि द टर्म नाइपा रेफर्स टू, तो नाइपा NIEPA रेफर्स टू, इसकी फुल फॉर्म क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो नाइपा की जो फुल फॉर्म है, नाइपा शब्द से अभिप्राय क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो नाइपा की जो फुल फॉर्म है वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे कई आपसे एग्जाम में कई फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, जैसे NLM की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लिटरेसी मिशन। NLM की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लिटरेसी मिशन है। कब स्टार्ट हुआ था, 1988 में स्टार्ट हुआ था। वैसे आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं ICDS की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह CBSE की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। NCERT की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद डाइट की फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है वो डाइट की फुल फॉर्म है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती हैं। तो आपने इनके शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। जैसे हमने डिस्कस किया अभी, NCERT की फुल फॉर्म क्या है, SCERT की क्या होती है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होती है। कैब की फुल फॉर्म क्या होती है, CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये भी आपने याद रखना है, ये भी कई बार पूछी गई है। तो नाइपा की जो फुल फॉर्म है वो आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह NCTE, अगर NCTE की फुल फॉर्म अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं तो NCTE की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन होती है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर है। नाइपा की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि कोठारी आयोग की जो नियुक्ति थी वो की गई थी, कोठारी कमीशन वाज अपॉइंटेड इन। तो कोठारी आयोग की जो नियुक्ति थी वो कब की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। 1964-66 में कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोठारी आयोग के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वो दौलत सिंह कोठारी थे। ये भी आपने याद रखना है। इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वो दौलत सिंह कोठारी थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कोठारी आयोग के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वो दौलत सिंह कोठारी थे, DS कोठारी। कब आया कि इसकी नियुक्ति कब हुई थी, 1964-66 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज़ादी के पश्चात नियुक्त किया गया शिक्षा आयोग जो है वो क्या कहलाता है? एजुकेशन कमीशन दैट वाज अपॉइंटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस इज कॉल्ड। तो आज़ादी के पश्चात नियुक्त किया गया जो शिक्षा आयोग है उसे किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन उसे कहा जाता है, 1948-49 में आया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज़ादी के पश्चात नियुक्त किया गया शिक्षा आयोग जो है उसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लॉर्ड मैकॉले हक में थे, लॉर्ड मैकॉले वाज इन फेवर। तो लॉर्ड मैकॉले जो थे वो किसके पक्ष में थे, किसके हक में थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा के। तो ये हमने कई बार डिस्कस किया है। तो लॉर्ड मैकॉले वाज इन फेवर ऑफ एजुकेशन थ्रू इंग्लिश मीडियम। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा लॉर्ड मैकॉले जो थे, लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि साधारण को शिक्षित करना असंभव है, परंतु अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीयों के एक ऐसे वर्ग को शिक्षित करना संभव है जो रंग रूप और रक्त से तो भारतीय हो, परंतु रुचियों, विचारों, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो, और वे शिक्षा धीरे धीरे जनसाधारण तक पहुंचानी है। तो ये लॉर्ड मैकॉले ने कहा था। अनुदेशन के माध्यम के रूप में अरबी और संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी अधिक उपयोगी है। ये भी मैकॉले विवरण पत्र की जो मुख्य विशेषताएं थी ये थी। मैकॉले मिनट का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी को अनुदेशन के माध्यम से से अंग्रेजी का प्रसार करना था। ये आपने याद रखना है। तो लॉर्ड मैकॉले जो थे वो अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा के हक में थे, पक्ष में थे, एजुकेशन थ्रू इंग्लिश मीडियम के फेवर में थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में बोला गया कि मुदालिर कमीशन वाज अपॉइंटेड इन। तो मुदालिर आयोग की जो नियुक्ति थी वो कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1952-53 में। 1952-53 में मुदालिर आयोग की जो थी वो नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संस्था का शिक्षा पर सबसे अधिक नियंत्रण होता है? विच इंस्टीट्यूशन हैज़ मैक्सिमम कंट्रोल ओवर एजुकेशन। तो किस संस्था का जो शिक्षा पर सबसे अधिक नियंत्रण होता है? क्वेश्चन नंबर 97 में बोला गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, राज्य का, स्टेट का शिक्षा पर सबसे अधिक नियंत्रण होता है। क्योंकि आपको पता है जो एजुकेशन है, शिक्षा जो है वो संविधान की समवर्ती सूची में है, कनकरेंट लिस्ट में है। तो संस्था पर शिक्षा का जो सबसे अधिक नियंत्रण होता है वो स्टेट का होता है, राज्य का होता है। ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में बोला गया कि एक्चुअल नेम ऑफ कोठारी कमीशन इज। कोठारी आयोग का जो असली नाम है वो क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। एक्चुअल नेम ऑफ कोठारी कमीशन जो है वो आपका एजुकेशन कमीशन है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर है। कोठारी कमीशन आया कब था? 1964-66 में आया था। ये आपको पता है, अब ये डिस्कस किया हमने। इसके चेयरमैन कौन थे? दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी जो थे वो इसके चेयरमैन थे। ये आपने याद रखना है। इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कोठारी आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता था। 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार द्वारा डॉक्टर DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। आयोग ने अपना प्रतिवेदन जो था वो 29 जून 1966 को प्रस्तुत किया था। उसमें जो स्कूल पाठ्य में सुधार संबंधी सिफारिशें जो की थी कोठारी आयोग ने, उन्होंने पाठ्यक्रम के संबंध में बहुमूल्य संस्तुतियाँ की थी, जैसे कार्य अनुभव, समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, शारीरिक श्रम, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा और पाठ्यक्रम की विविधता की आयोग ने सिफारिश की थी। ये आपने याद रखना है। उसी तरह उन्होंने आयोग ने सुझाव दिया। आयोग ने क्या सुझाव दिया था कि माध्यमिक शिक्षा के उच्च 2 स्तर होने चाहिए। निम्न स्तर माध्यमिक शिक्षा के विषय कक्षा 8 से 10 तक 3 भाषाएं होनी चाहिए हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए। मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा हिंदी व अंग्रेजी। हिंदी भाषा क्षेत्रों के लिए मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा अंग्रेजी या हिंदी। तो त्रिसूत्री भाषा का जो फॉर्मूला था वो कोठारी आयोग ने ही दिया था। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक्चुअल नेम जो था वो कोठारी कमीशन का वो क्या था? वो भारतीय शिक्षा आयोग था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1964-66 में आया था। 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार द्वारा
डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी और इसने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो 29 जून 1966 को की थी। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्धा योजना की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, द रिपोर्ट ऑफ वर्धा स्कीम वाज पब्लिश्ड इन। तो वर्धा स्कीम की जो रिपोर्ट थी वो कब प्रदर्शित हुई थी? क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1938 में वर्धा योजना की जो रिपोर्ट थी वो प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया कि सैंडलर आयोग द्वारा गठित किया गया विश्वविद्यालय है द यूनिवर्सिटी क्रिएटेड बाय सैंडलर कमीशन इज। तो सैंडलर आयोग द्वारा जो गठित किया गया विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, आगरा विश्वविद्यालय जो है, आगरा यूनिवर्सिटी जो है वो गठित किया गया है किसके द्वारा? सैंडलर आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और सैंडलर आयोग जो था वो आया कब था? 1917 में आया था। ये भी आपने याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 14 सितंबर 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसको सैंडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जो है उसको सैंडलर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, की नियुक्ति जो थी वो भारत सरकार द्वारा लीड विश्वविद्यालय के उप कुलपति माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में की गई थी। सर आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और प्रोफेसर रामसे मयूर अन्य भारतीय सदस्य थे। ये आपने याद रखना है किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। इसमें लीड विश्वविद्यालय के उप कुलपति जो थे माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 14 सितंबर 1917 को, जिसे सैंडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। सैंडलर आयोग की जो संस्तुतियाँ थी वो क्या होनी चाहिए? उन्होंने बोला था कि डिग्री जो है वो कोर्स 3 वर्ष का होना चाहिए। विश्वविद्यालय में प्रवेश मैट्रिक की बजाय इंटरमीडिएट स्तर के बाद मिलना चाहिए, ये उन्होंने सिफारिशें की थी। अंग्रेजी और गणित विषयों के सिवाय अन्य विषयों का माध्यम अंग्रेजी भाषा हो, ये आपके सैंडलर आयोग की कुछ संस्तुतियाँ थी, उन्होंने इनके पक्ष में थे वो। तो ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सैंडलर आयोग जो था वो द्वारा गठित किया गया जो विश्वविद्यालय है वो आगरा विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसकी जो गठित था वो 1917 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का जो मुख्य सिद्धांत है वो क्या है? द मेजर प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन इज। तो मेजर प्रिंसिपल जो है बेसिक एजुकेशन का वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्रियाकलाप द्वारा सीखना। लर्निंग थ्रू एक्टिविटी जो है वो मेन प्रिंसिपल है किसका? बेसिक एजुकेशन का, प्रारंभिक शिक्षा का, क्रियाकलाप द्वारा सीखना, यानी कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द मेजर प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन इज लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एनसीटी वाज एस्टाब्लिश्ड इन। तो एनसीटीई की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1995 में। 1995 में एनसीटी की जो स्थापना थी वो की गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और एनसीटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये आपने नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की जो स्थापना थी वो वर्ष 1995 में की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इज। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो मुख्य योगदान है वो क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षा का व्यवसायीकरण जो है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है वो मेजर कंट्रीब्यूशन है किसका? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का, माध्यमिक शिक्षा आयोग का। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मीन्स। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से अभिप्राय क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको पता है 1986 में ये आया था, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। इसका जो मतलब है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो मतलब है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, विद्यार्थियों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना। फुलफिलिंग मिनिमम नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो मतलब है, मीन्स जो है
अभिप्राय है विद्यार्थियों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना जो है वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मीन्स है। अभिप्राय है इससे कब आया था? 1986 में आया था, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑन। तो भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो स्थापना थी वो कब की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। 18 जुलाई 1949 को भारत सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको पता है इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के को डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन जो था वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति व भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुआ था। इस आयोग का उद्घाटन जो था वो तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 6 दिसंबर 1948 को किया गया था। ये आपने याद रखना है। उसी तरह इसके जो 10 सदस्य थे वो कौन कौन थे? डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर ऑर्थर सर जेम्स, डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर कर्म नारायण बहल, डॉक्टर जॉन जे टिग्रैट जो थे, सीरियन के सिद्धांता जो थे वो सचिव थे। ये आपने याद रखना है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को की स्थापना जो थी वो 18 जुलाई 1949 को की गई थी और इसे डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? एनसीईआरटी का कार्य कौन सा है ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को क्रियान्वित करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है इसका मुख्य रूप से कार्य है किसका? एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का जो मुख्य कार्य है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का क्रियान्वित करना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। हार्टोग कमेटी रिपोर्ट एम्फेसाइज्ड द नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ विच टाइप ऑफ एजुकेशन। हार्टोग आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया है? क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। प्राथमिक शिक्षा पर, इस पे प्राथमिक शिक्षा पे, प्राइमरी एजुकेशन पे उन्होंने बल दिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हार्टोग कमीशन जो था वो आया कब था? 1928-29 में आया था। ये भी आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हार्टोग आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीटी इज एट। तो एनसीटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनसीटी का जो मुख्यालय है वो आपको पता है नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एनसीटी की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, अभी हमने कई बार डिस्कस कर लिया इसी वीडियो में। तो एनसीटी की फुल फॉर्म जो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। सैंडलर कमीशन वाज अपॉइंटेड ऑन। तो सैंडलर आयोग की जो नियुक्ति थी वो कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैंडलर आयोग की जो नियुक्ति थी वो आपको पता है 14 सितंबर 1917 को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सैंडलर आयोग की जो नियुक्ति थी वो 14 सितंबर 1917 को की गई थी। और सैंडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, ये आपने याद रखना है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो नियुक्ति थी वो भारत सरकार द्वारा लीड विश्वविद्यालय के जो उपकुलपति थे, वाइस चांसलर थे, माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में की गई थी। और सर आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और प्रोफेसर रामसिंह मयूर जो थे वो अन्य भारतीय सदस्य थे। ये भी आपने याद रखना है। इसकी नियुक्ति कब की गई थी? 1914 सितंबर 1917 को इसकी नियुक्ति की गई थी। इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि सैंडलर आयोग को और किस नाम से जाना जाता है।
इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि द सेकंड रिव्यू ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई वाज प्रेजेंटेड इन, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो दूसरी समीक्षा थी वो प्रस्तुत की गई थी। कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1992 में। कब? 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो दूसरी समीक्षा जो थी वो प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPU B.Ed एंट्रांस 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो नेशनल कमीशन और कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। हमने इन 20 के 20 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया और थोड़ा इनको डेप्थ में भी डिस्कस किया, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU B.Ed एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPU B.Ed एंट्रांस के रिलेटेड 70+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।